Hi people, so today we are going to do class 6 NCERT for political science. आज हम chapter number 1 से शुरू करेंगे and eventually we will complete this whole entire NCERT class 6, 7th, 8th, 9th, 12th सारा. One thing I want to tell you before starting is that we are going to study like literal children. जैसे कि हम सच में class 6 में हमें कुछ नहीं आता, हमें नहीं पता UPSC क्या होती है, हमें नहीं पता कि हम एक एस्पिरेंट है, हमें बस एक छोटे बच्चे हैं जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है. इस वीडियो में द वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू मेक श्योर इज कि हम सब कुछ बेसिक से करेंगे शुरू. वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम कि आपको कुछ आता है या मुझे कुछ आता है, कुछ नहीं, साथ में पढ़ेंगे. एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा. जो मेन क्रक्स है एनसीईआरटी का उस चैप्टर का पर्टिकुलरली दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो लेट्स मूव अहेड टू आवर चैप्टर नंबर 1. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड. See, in this chapter we are going to learn about diversity. Diversity क्या होती है, ठीक है? Understanding diversity. This is about our NCERT. There is our chapter. Yeah, understanding diversity. Diversity is difference. Basically, diversity का मतलब होता है differences. Differences कुछ भी हो सकते हैं. हम सब लोग अलग अलग दिखते हैं, हम सब लोगों की अलग अलग आवाज़ है, सब लोगों की थिंकिंग अलग अलग है. अगर यहाँ देखो, यहाँ पे ये 3 जो पेंटिंग दी हुई हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी बात करती है 3 पेंटिंग्स के बारे में. एक ऐसा प्लेन बॉक्स दिया गया था, ठीक है? अब इस प्लेन बॉक्स के अंदर ये बोला गया था बच्चों से कि वो जो भी वो सोच रहे हैं, जिस भी तरीके की ड्राइंग उन्हें बनानी है वो ड्राइंग बनाएं. तो 3 अलग बच्चे मतलब 3 अलग सोच मतलब 3 अलग ड्राइंग्स. सो हियर वी हैव all of these are different. and अगर हम में से कोई एक बनाएगा तो that is also going to be different, right? People are different from each other in many ways. हम सब एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत तरीकों में. हमारा कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, रेस अलग है, एथनिसिटी अलग है, हो सकता है. A lot of people are different from each other, right? This is what is diversity. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है एनसीईआरटी में विच इज अबाउट सलीम 1 एंड सलीम 2. ये सलीम 1 है और ये सलीम 2 है, ठीक है? यहाँ पे जो सलीम 1 है ये एक न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय है, और ये जो सलीम 2 है जो साइकिल पे आपको दिखाई दे रहा है, ही इज अ वेल ऑफ डूइंग बॉय. वो स्कूल जाता है, उससे इंग्लिश आती है. यहाँ इस बच्चे को हिंदी आती है. ये दोनों अलग है, इनका नाम सलीम है दोनों का, बट बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट. दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं. इसमें जब ये लोग बात करते हैं तो सलीम 1 सलीम 2 से कहता है कि सब्जेक्ट वो क्या होता है, मैंने तो कभी सब्जेक्ट का नाम ही नहीं सुना. अब सब्जेक्ट उस बच्चे को कैसे पता होगा जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया, उसे कैसे पता होगा कि पॉलिटी क्या होती है, सोशल साइंस क्या होती है, ये क्या. ही नोज नथिंग. व्हाट ही नोज इज हाउ टू सेल न्यूज़पेपर. सलीम 1 हिंदी बोलता है, सलीम 2 इंग्लिश बोलता है. येट दीज 2 पीपल बिकम फ्रेंड्स. यहाँ पे एक पूरी स्टोरी दी गई है, इफ यू विल रीड अबाउट इट. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल इज कि जबकि समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के दोस्त बन रहे हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू देम. दैट इज द एफर्ट दैट गोइंग टू मेक. वो एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझ रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट रादर देन मेकिंग फन कि नहीं तुम तो ये हो, तुम तो वो हो. रादर देन डूइंग दिस दे आर बीइंग फ्रेंड्स विद ईच अदर. इनमें से एक हिंदू है, इनमें से एक मुस्लिम है, वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल दे से दैट प्लीज हाथ मिलाओ. सी यू कैन सी हाथ मिलाओ समीर 2. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are various ways or other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. जैसे कि समीर 1 स्कूल जाता है और समीर 2 न्यूज़पेपर बेचता है. So you see this, right? अब ऐसे ही कई सारी कई सारी इनइक्वालिटी का जो एग्जाम्पल है वो है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. सोसाइटी को पहले डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग ग्रुप्स में, ये सोचकर कि भाई ये वाला ग्रुप है और ये इस तरीके का ही काम करेगा, ठीक है? एंड अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन ऑन दोज ग्रुप्स ओनली. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई हैव रिटन इट. अगर कोई फादर है और लीव दिस, आई टेल यू अगेन. मान लो किसी के फादर एक डॉक्टर हैं. सो इट वाज सेड कि उनका जो बच्चा होगा वो भी डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है? अगर उसका जो सन होगा वो भी इज सपोज टू बी अ डॉक्टर. अब अगर किसी के फादर पियोन है मान 'So is it important for the son to also be a peon?
Of course not, but that's what the caste system says. Caste system में ये inequality थी कि जिसको जो काम मिला हुआ है, सब अपने काम के बेसिस पे अलग अलग डिवाइडेड हैं, तो तुम अब आगे चल के भी वही काम करोगे. If your father is a peon, your son has to be a peon, and then उसका son peon, then उसका son peon, and then उसका son और peon. So this is what is the inequality of caste system. Here when we study about this आगे, तब हमें ये पता चलता है कि पहले के टाइम पे इवन पीपल वर नॉट अलाउड टू स्टडी व्हाट दे वांटेड टू स्टडी, बिकॉज उनको पता था कि उनको वही करना है अपनी लाइफ में, इसलिए उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दिया जाता था. उनसे सिर्फ ये कहा जाता था कि तुम्हें तो यही काम करना है आगे चल के, बिकॉज दिस इज योर पर्टिकुलर कास्ट, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. सी, इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो, इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, एंड दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. और इन्हीं इनइक्वालिटीज के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. अब अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी अबाउट समीर 1 एंड समीर 2. जब ये दोनों दोस्त बन गए, आपके भी ऐसे दोस्त होंगे, वी ऑल हैव फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, राइट? वी हैव ट्राइड देयर होम फूड एंड द फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट, द क्लोथ्स दैट दे डू वेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो डाइवर्सिटी इन इंडिया इज अ लॉट. वी सी इंडिया एज अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं. हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके का लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. पर आपको क्या लगता है, कभी आपने सोचा है कि हम इतने डिफरेंट होने के बाद भी एक साथ कैसे रह सकते हैं? जो कॉन्सेप्ट आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाउ इज दैट गोइंग टू हैव एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? देयर इज ऑल्सो स्टोरी ऑफ लद्दाख एंड केरला. या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. नाउ दिस इज इन द सिटी. सी, डाइवर्सिटी हम अगर रूरल एरिया में जाते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा देख पाते हैं, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे अर्बन एरियाज में जाएंगे तो थोड़ा सा इट इज़ लेस फॉर अस टू सी डाइवर्सिटी, बिकॉज अर्बन एरिया में क्या होता है, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड कम टुगेदर. वो काम की तलाश में यहाँ पे आते हैं, साथ में रह रहे हैं, तो उनके लिए डाइवर्सिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज उनका जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सेम हो जाता है. और अगर हम रीजनल एरियाज में जाएं, जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज हैं, वहाँ वी कैन सी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से. यहाँ इस पैराग्राफ में भी दे हैव एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट वेल दैट नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स. लोगों की डिफरेंट क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट्स नहीं है, लेकिन जो काम वो करते हैं वो भी अलग अलग है. जैसे सिटीज में हम इस चीज को ज्यादातर भूल जाते हैं क्योंकि हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स ही ऐसी हैं. सिटी में हम अपना खाना खुद नहीं उगा रहे होते हैं, अपना अनाज खुद नहीं उगा रहे होते हैं, जबकि हालांकि हम मार्केट में जाके तुरंत उसे ले लेते हैं. लेकिन अगर हम उन जगहों के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, उनके ज्योग्राफिकल, उनके हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, ये फैक्टर्स जो हमारी डाइवर्सिटी को, उस रीजन की डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं, तो 2 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है, एक केरला का है और एक लद्दाख का है. सी, देयर इट इज. लद्दाख क्या है, एक डेजर्टेड माउंटेन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे बहुत ही कम एग्रीकल्चर पॉसिबल है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल देयर, क्योंकि इस एरिया में बारिश नहीं पड़ती और ये ऑलमोस्ट पूरे साल लार्जली स्नो में कवर रहता है. बहुत कम पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है. लोगों को पीने का पानी पीने के लिए भी उन लोगों को ग्लेशियर्स के पिघलने का वेट करना पड़ता है, जो कि समर के महीनों में होता है. इसलिए यहाँ पे लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे लोग शीप्स रखते हैं अपने पास, शीप और गोट रखते हैं, जिससे उन्हें स्पेशल तरीके की वूल मिलती है, विच इज अ पश्मीना वूल. यू हैव टू लाइक नो दिस पीपल, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू जस्ट हैव टू नो कि लद्दाख का एरिया कैसा है. लद्दाख का एरिया बहुत ज्यादा माउंटेनियस है, ठीक है. ईस्टर्न पार्ट में वो है जम्मू एंड कश्मीर के. एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और ज्यादातर यहाँ पे स्नो ही रहती है. यहाँ पे ट्री नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा है. पानी का पीने का पानी पीने के लिए भी लोगों को समर्स का वेट करना पड़ता है, ठीक है. जब उनके ग्लेशियर्स पिघलेंगे तब उन्हें पानी मिलेगा. उस वजह से ये लोग क्या करते हैं, शीप्स और गोट्स को अपने पास रखते हैं. इस रीजन की जो गोट्स होती हैं वो स्पेशल क्या देती हैं, स्पेशल पश्मीना वूल देती हैं. पश्मीना शॉल्स बहुत ज्यादा फेमस है एंड दे आर कॉस्टली. ओके, दिस वूल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. तो जो लोग हैं लद्दाख के, वो केयरफुली इस वूल को कलेक्ट करते हैं और इस वूल को जो ट्रेडर्स हैं कश्मीर के, उन ट्रेडर्स को बेच देते हैं. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पश्मीना वूल है, वूल कहाँ पे है भाई, जस्ट गिव मी अ मिनट. जो पश्मीना वूल है वो कहाँ मिलती है हमें,
लद्दाख में मिलती है। क्यों? क्योंकि लद्दाख के लोग एक स्पेशल तरीके की गोट को पालते हैं। लेकिन जो पश्मीना शॉल है वो कहाँ बनती है? वो कश्मीर में बनती है, क्योंकि लद्दाख के लोग इस वूल को कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं, जहाँ से वो लोग उसको बनाते हैं शॉल को और बेचते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डू नॉट फॉरगेट दिस, डू नॉट मिक्स इट अप कि लद्दाख और कश्मीर को मिक्स नहीं करना है इसमें। पश्मीना शॉल्स चीफली कहाँ वूवन होती हैं? कश्मीर के अंदर वूवन होती हैं। ठीक है। लद्दाख के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं? मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज, बटर। हर फैमिली कुछ ना कुछ ओन करती है, या तो उनके पास गोट्स होंगी, या उनके पास काऊ होंगी, या जो जोज होती है यानी कि जो याक काउस होती है वो होंगी इनके पास। लेकिन क्योंकि लद्दाख डेजर्टेड एरिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब एक रेगिस्तान है तो उसमें ट्रेडर्स नहीं आते होंगे। नो, लद्दाख हैड अ फेयर शेयर ऑफ इट्स ट्रेडर्स. It was considered a good route as many passes through which caravans traveled is what today is called तिब्बत. यहाँ बहुत सारे कारवांस थे जिनको जिससे passes निकल के आते थे. बहुत सारे passes थे यहाँ पे, one of which is called तिब्बत also. और यहाँ से लोग क्या लेके जाते थे? रॉ सिल्क लेके जाते थे, कारपेट लेके जाते थे, एक्सेट्रा. अब नीचे सी बुद्धिज्म भी जो है वो तिब्बत में लद्दाख के थ्रू गया था. लद्दाख से बुद्धिज्म शुरू होके तिब्बत में ट्रैवल किया था, इसलिए लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं. और इस्लाम was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. यहाँ पे बहुत significant number of Muslim population भी रहती है. लद्दाख का एक बहुत रिच ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स एंड पोएम्स का, जिसको हम कहते हैं केसर सागा. लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और ये परफॉर्म भी किए जाते हैं, गाए भी जाते हैं, दोनों मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट के थ्रू. नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बेटर, आई हैव माय नोट्स आल्सो जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे. हम इसकी मदद से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं दोबारा. लेट्स ट्राई टू लाइक रिवाइज इट अ लिटिल बिट. सी, हमने अभी तक पढ़ा डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी सिंपली डिफरेंसेस हैं. कौन से डिफरेंसेस? डिफरेंसेस हमारे ड्रेस के, हमारे कल्चर के, हमारी एथनिसिटी के, है ना, हमारे रिलीजन के, हम गाने अलग अलग गाते हैं, हमारे फेस्टिवल्स के, हमारी कास्ट के, ये सारे डिफरेंसेस हैं. ये डिफरेंसेस कैसे इन्फ्लुएंस हुए हैं? हिस्ट्री के थ्रू, ज्योग्राफी के थ्रू. एक जगह की ज्योग्राफी जैसी है, अब जहाँ पे भी जैसा भी उसका क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से तो हम हो जाएंगे. क्या लद्दाख के लोग राजस्थान के लोग जैसे होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज जिस तरीके से आपका लाइवलीहुड लद्दाख में सपोर्ट होता है उस तरीके से आपका लाइवलीहुड राजस्थान में सपोर्ट नहीं हो सकता. जो हिस्ट्री राजस्थान की है वो हिस्ट्री लद्दाख की नहीं है. यही डाइवर्सिटी है. इसी तरीके से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इसी तरीके से उनके पहनने का तरीका अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी एथनिसिटी अलग है, रिलीजन अलग है, सॉन्ग्स अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग है, कास्ट अलग है, हर चीज डिफरेंट है. क्यों? ये मेनली किस वजह से होता है? ये अलग अलग ये डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं? बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस. Now, please excuse my writing a little bit, but try to understand what I'm trying to say. Okay, ये लद्दाख के बारे में हमने जैसे पढ़ा. लद्दाख में हमें क्या मिलता है? पश्मीना वूल मिलती है. लद्दाख के लोग पश्मीना वूल को एक्सपोर्ट करते हैं. कहाँ? कश्मीर में. कश्मीर में क्या होता है? फिर उसकी शॉल बनती है. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्टेड एरिया है. लद्दाख में पहले कौन रहा करते थे? मुस्लिम्स रहा करते थे. अब लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग भी रिजाइड करते हैं. लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं. लद्दाख के पासेस कौन से हैं? तिब्बत एंड सेंटर एशिया. लद्दाख में कौन से सॉन्ग्स ज्यादा गाए जाते हैं? लद्दाख का बहुत रिच ओरल ट्रेडिशन है. क्या है? केसर सांगा. यहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी इज व्हाट डिजाइन्स इट्स कल्चरल डिफरेंस एक्सेट्रा. अबाउट केरला लेट्स जस्ट रीड पहले एनसीईआरटी में, फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर आपस में एक बार अच्छे से और हम इसके डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केरला. केरला इज अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. ठीक है, केरला कहाँ है? साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में रिजाइड करता है. एक तरफ केरला में सी है और दूसरी तरफ हिल्स हैं. केरला में बहुत सारे स्पाइसेस हैं, नंबर ऑफ स्पाइसेस वी हैव, जैसे कि पेपर, क्लोव, कार्डमम, ये सब इसके हिली एरिया में उगाए जाते हैं. ये स्पाइसेस ही है जिस वजह से इस रीजन को बहुत ज़्यादा फेमस या पॉपुलैरिटी मिली थी. ठीक है, काफी सारे ट्रेडर्स इस जगह पे अट्रैक्ट होके आते थे, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स स्पाइसेस. Jewish traders, Arab traders were the first to come here. See, these Jewish traders and Arab traders were the first to come over here, and the apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago.
ये माना जाता है कि जो अपोस्टल थे क्राइस्ट सेंट थॉमस के, वो यहाँ आए होंगे 2000 साल पहले, और वही हैं जो भारत में क्रिश्चियनिटी को लेकर आए थे. ही इज क्रेडिटेड टू बी ब्रिंगिंग और विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया. So you should know this also. This also has to be noted down. If you want, I can do one thing. I will make the notes of all these important factors और मैं उसका PDF डाल दूंगी. Just let me know in the comments if you want that PDF to be made. And no worry, I will be making that PDF in a typed format. Writing में नहीं होगा वो. I will make sure of that. उस तरीके से हम कर सकते हैं. So that once तुम लोगों को बार बार NCERT खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. This is more. पता है, this video is more than enough. We are not going to skip anything into this. ये more than enough है. We are literally reading बहुत ज़्यादा अच्छे से. मैंने कोशिश तो ये की थी कि वीडियो थोड़ी छोटी रहे, but I don't think it is going to be that. But after this video, I can promise you don't even have to do anything. साथ के साथ हमारी रीडिंग भी हो ही रही है इसकी, so don't worry about it. अब हमने देखो एक डिफरेंस हमने क्या देखा था कि केरला क्या है, उसमें हिल्स भी हैं, उसमें सी भी है, तो मतलब ह्यूमिडिटी होगी. और लद्दाख में क्या था, वो डेजर्टेड एरिया था, वहाँ पे स्नो ही स्नो रहती है. तो ये उसका बेसिक जोग्राफिकल डिफरेंस हो गया. और केरला में क्या है, बहुत सारे स्पाइसेस हैं, कार्डमम है, पेपर है, क्लोव्स है ना. तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ आया करते थे. काफ़ी अरब ट्रेडर्स भी यहाँ आए थे और यहाँ आके सेटल डाउन हो गए थे. इनफैक्ट इब्न बतूता भी यहाँ आए थे लेस देन 700 ईयर्स अगो, और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा था कि उन्होंने यहाँ मुस्लिम्स की लाइफ देखी थी, और उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स यहाँ पे एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे. पोर्तुगीज ने भी ये सी रूट के थ्रू डिस्कवर किया था जब वो इंडिया आए थे यूरोप से, जब वास्को डी गामा अपनी शिप के साथ यहाँ आया था. सो Kerala holds its significant historical significant thing overall. काफ़ी सारा उसका historical influence रहा है. और because of all these historical influences, people in Kerala practice different religions, जैसे कि Judaism, Islam, Christianity, Hinduism और Buddhism. ये सारे लोग अलग अलग तरीके का रिलीजन फॉलो कर रहे हैं केरला के अंदर. तो यहाँ पे जो हैं अलग अलग लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे ट्रैवल किए थे. जैसे हमने देखा कि अरब ट्रैवलर्स भी आए थे, ज्यूइश ट्रैवलर्स भी आए थे, है ना. अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग अपने कल्चर्स को लेकर आए हैं. कई लोग यहाँ पे केरला में आके सेटल भी हो गए. इस वजह से जो केरला के लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं. कोई जूडिज्म, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई हिंदुइज्म, कोई बुद्धिज्म. इनफैक्ट जो यहाँ पे फिशिंग नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी एग्जैक्टली चाइनीज फिशिंग नेट्स जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको चीना वाला भी कहा जाता है. जो बर्तन यहाँ इस्तेमाल होता है फ्राइंग के लिए, उसे भी चीना चट्टी कहा जाता है. इट इज बिलीव दैट ये जो शब्द चीन है वो आया होगा चाइना से. ये जो फर्टाइल लैंड और क्लाइमेट है ये सूटेड है फॉर ग्रोइंग राइस, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस की फार्मिंग होती है. और यहाँ का जो मेजोरिटी लोग हैं वो ज़्यादातर राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं. तो हालांकि केरला और लद्दाख के क्वाइट अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं जोग्राफिकल देखा जाए तो, लेकिन हिस्ट्री जो है एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसने दोनों ही रीजन्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है. दोनों ही रीजन चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं. ये जोग्राफी थी केरला की जिसने यहाँ पे कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस को अलाउ किया, और स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन थी लद्दाख की, जिसकी वजह से उसके वूल ने जो है ट्रेडर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. तो जो हिस्ट्री और जोग्राफी है ये ऑफन टाइड है इन कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन. जैसे मैंने कहा कि इट इज़ हिस्ट्री एंड जोग्राफी ओनली, जिसकी वजह से जो कल्चरल लाइफ होती है किसी भी रीजन की वो देखने को मिलती है. अब एक बार डिफरेंसेस देख लो दोबारा से. केरला में क्या है, राइस वेजिटेशन इज अ डोमिनेटेड फील्ड. राइस वेजिटेशन इज अ डोमिनेटेड फील्ड इन केरला. यहाँ ज़्यादातर राइस वेजिटेशन की जाती है, जबकि लद्दाख में क्या होता है, पश्मीना वूल का एक्सपोर्ट. केरला इज अ कोस्टल एरिया, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट. ठीक है. केरला में क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस ज़्यादातर करते हैं, कार्डमम, पेपर, क्लोव्स, ये सब. ठीक है. और केरला में पहले कौन आया था, इब्न बतूता आया था, हु वाज एन अरब ट्रैवलर. ये यहाँ पे आया था, उसने अपनी मोनोलॉग में जो ट्रैवलॉग में लिखा था कि हाईली रिस्पेक्टेड मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती है. केरला में मुस्लिम्स भी रिजाइड करते हैं, क्रिश्चियंस भी रिजाइड करते हैं, जूडिस्ट भी रिजाइड करते हैं, हिंदूज भी रिजाइड करते हैं. अलग अलग रिलीजन यहाँ पे फॉलो करते हैं यहाँ के लोग. और लद्दाख के अंदर यूजुअली कौन कौन रिजाइड करता है, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, दीज आर द पीपल. इसको लिटिल तिब्बत भी कहते हैं लद्दाख को. लद्दाख की बहुत रिच ओरल हिस्ट्री है जहाँ पे वो केसर सागा जैसे सॉन्ग्स सुनते हैं और गाते हैं. ठीक है.
The influence of diverse cultures is not merely a thing of past. Our present lives are all about moving from one place to another for the place for work or with the each of us. हम अपना अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस को लेके मूव करते हैं. सी हम सब लोग, ऐसा नहीं है कि पहले ही ऐसा हुआ करता था कि लोग अलग अलग जगहों से आते थे और अलग अलग जगह अपना कल्चर लेकर जाते थे. अभी भी वी आर मूविंग, राइट, वी आर मूविंग इन द सर्च ऑफ वर्क, वी आर मूविंग फॉर समथिंग एल्स. तो हम अपने साथ अपना कल्चर लेकर जाते हैं स्लोली. सिमिलरली हम जिस नेबरहुड में रहते हैं हम उसकी भी कम्युनिटी का कुछ कुछ पार्ट अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, तो हमारी डेली लाइफ भी इसी सब के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है. नाउ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज अ टॉपिक. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में इंडिया की डाइवर्सिटी हमेशा इसकी स्ट्रेंथ की तरह से हमने रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी है. जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तो अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, सारे कल्चर के लोग एक साथ आए थे. मेन एंड वेमेन, दे केम टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स. दे केम टुगेदर टू अपोज देम. उनका सामना करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए ऑल द पीपल केम टुगेदर, ऑल द इंडियंस. ठीक है, नो मैटर कि उनका रिलीजन अलग था, उनका रीजन अलग था, उनका कल्चर अलग था. They all worked together to decide to join actions and they went to jail together and they found different ways to oppose the British. और आपको पता है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? They thought that they could divide Indians. उन्हें लगता था कि वो इंडियंस को easily डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इंडियंस एक दूसरे से इतने अलग हैं. हमारी भाषा अलग है एक दूसरे से, हमारा खाना अलग है, हमारे पहनने का कपड़ा अलग है, हर चीज इज डिफरेंट. तो उन्हें लगता था that they can divide and rule. That's what they thought. But they failed tragically. ऊपर जो दिया गया गाना है that was sang after the जलियांवाला बाग मसाकर अमृतसर में, जब ब्रिटिश जनरल ने ओपन फायर कर दी थी at a large group of people जो अनाम थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे. काफी मेन एंड वुमेन, हिंदूज एंड सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर, उस समय पे दे ऑल गैदर्ड टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड sung to for the honor or the memory of those brave people. ऐसे जो सॉन्ग्स और सिंबल्स होते हैं ये काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं जब वो इमर्ज हो जाते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे. ये कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है हमारी कंट्री का कि हम किस सब से निकले हैं, क्या सब हमने देखा है ना, एक कंट्री ने क्या क्या झेला है. और इन हिज बुक, या दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज, जवाहरलाल नेहरू की एक बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जहाँ पे वो कहते हैं दैट इंडिया यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड. इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया का जो एक साथ रहने वाला है चीज है, जो हमारी फीलिंग है एक साथ रहने वाली, वो कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से आके हम पे थोप दिया गया है. रादर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड. ये कुछ डीप है जो हमारे अंदर से आता है. The widest tolerance of belief and customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity. जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ये फ्रेज दिया था unity in diversity, यानी कि अलग अलग रहना, अलग अलग जो चीजें हैं हमारी, उसमें भी we have unity together. And India's national anthem composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India. ठीक है, so this is everything for this chapter. यही था इसमें. दोबारा just let's do a quick revision, I'll tell you. ठीक है, सबसे पहले हमें एक स्टोरी दी गई है सलीम 1 और सलीम 2 की. यहाँ पे ये दोनों बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. एक हिंदी बोलता है, एक इंग्लिश बोलता है, एक पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा नहीं है, एक को ये पता है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, एक को ये तक नहीं पता कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. एक सिंपल न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय है और दूसरा बच्चा इज अ वेल ऑफ स्टूडेंट और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, येट इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड दे बिकम फ्रेंड्स. ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रेजुडाइज इन लोगों के बीच में नहीं है. प्रेजुडाइज वगैरह वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली. ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक दैट इन बिटवीन दीज टू चिल्ड्रन. यही यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी होती है कई बार लोगों के साथ. जैसे कि समीर, एक को जो न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय है उसको नहीं मिली वो अपॉर्चुनिटी कि वो पढ़ पाए, तो यही है एक ऐसी इनइक्वालिटी है जो कभी कभी आ जाती है हमारे बीच में बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट वी डू नॉट हैव. हियर सी हियर ना वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस. हम यहाँ सिर्फ डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इनइक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं. इनइक्वालिटी तब आती है जब एक पर्सन के पास वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं होते जो दूसरे इंसान के पास होते हैं.
कास्ट सिस्टम भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है अनदर इनइक्वालिटी का। यहाँ पे हमने वही पढ़ा कि अगर इसमें ये कह दिया जाता है कि आप अगर इवेंचुअली पहले क्या था, वर्क के बेसिस पे, काम के बेसिस पे ग्रुप्स डिवाइडेड हो गए थे, ठीक है। अब ये था कि अगर आप इस ग्रुप में हो तो अब आप इसी ग्रुप में रहो, अपना ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके फादर डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन अगर आपके फादर एक पियोन है तो आप पियोन ही बनोगे। अगर आपके फादर एक पॉटर है तो आप एक पॉटर ही बनोगे। अगर आपके फादर की कोई भी एक्सवाइजेड जॉब है तो आपको वही करनी है। दैट वाज व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ कास्ट। उसके बाद डाइवर्सिटी इन इंडिया हमने पढ़ी यहाँ पे कि डाइवर्सिटी है, हम बहुत सारा अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग भाषा है हमारी, अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग तरीके से रहते हैं, अलग रिलीजन है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने रीजन्स के बारे में बात करने की कोशिश की। सी दिस वाज आल्सो दिस, अलग अलग लोग हैं। अब कई लोगों को फेमाइन की वजह से, ड्राउट की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा, है ना। History of many places show us that many different cultural influences have helped us to shape our life। और इसी वजह से जो रीजन है वो काफ़ी डाइवर्स हो गए हैं उनकी यूनिक हिस्ट्री की वजह से, क्योंकि लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए काम की तलाश में। कभी कभी उनके साथ कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो अपने साथ वो है जो चीज़ें लेकर आते हैं, अपना अपना कल्चर लेकर आते हैं। जैसे कि जो इंडो चाइनीज फूड है वो क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द पीपल हु ट्रैवल्ड, राइट। द ट्रैवल्ड, कुछ अपना वहाँ से वो कुछ अपना चाइनीज लेकर आए, कुछ हमारा इंडियन मिक्स हो गया तो इंडो चाइनीज बन गया। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। उसके बाद हमने लद्दाख की स्टोरी पढ़ी यहाँ पे, है ना। लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट माउंटेन एरिया है जो कि जम्मू कश्मीर के पास है। वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, स्नो पड़ती है बहुत ज़्यादा, पेड़ नहीं उगा सकते। पीने के पानी के लिए भी लोगों को समर के मंथ्स का वेट करना पड़ता है कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे तब उन्हें पानी मिलेगा, जो भी है मेल्टिंग होगी स्नो की तब उन्हें पानी, सॉरी नॉट ग्लेशियर्स, पानी का वो बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तब उनको पानी मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, शीप पालते हैं, गोट पालते हैं। जो गोट है इस रीजन की वो बहुत ज़्यादा एक स्पेशल वूल को देती है जिसका नाम है पश्मीना वूल। और पश्मीना वूल को फिर ये लोग जाके कश्मीर के ट्रेडर्स को सेल ऑफ कर देते हैं, जिससे पश्मीना शॉल बनती है, जिसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कॉस्टली शॉल। और यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, मिल्क, बटर, चीज़, मीट, दीज आर द थिंग्स दैट दे कंज्यूम, डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली। यहाँ पे हर फैमिली की या तो गोट होती है, या तो काऊ होती है, तो याक काउस होती हैं। लद्दाख अपनी फेयर शेयर ऑफ ट्रेडर्स हैं लद्दाख के पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे पासेस हैं, जैसे कि तिब्बत का पास भी यहीं से है, इसे स्मॉल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड रॉ सिल्क एंड कारपेट मिलता है। दिस इज द ड्राई बैरन लैंडस्केप माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ठीक। और बुद्धिज्म भी तिब्बत में लद्दाख के थ्रू आया। लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं। इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी रहती है। बहुत रिच ओरल ट्रेडिशन है, केसर सागा, दोनों मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट पीपल स्टे टुगेदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केरला। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड इट इज सराउंडेड बाय वन साइड सी एंड वन साइड हिल्स। यहाँ पे पेपर, क्लोव, कार्डमम ऐसी चीजें, बहुत सारे स्पाइसेस हैं। काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ आए थे, जूइश एंड अरब ट्रेडर्स यहाँ आए थे 2000 साल पहले। ऐसा कहा जाता है दैट द अपोस्टल ऑफ सेंट क्राइस्ट थॉमस, जो कि ये माना जाता है कि अपने साथ क्रिश्चियनिटी को भारत लेकर आए थे, वो केरला विजिट किए थे। इब्न बतूता आए थे, हु वाज अ अरब ट्रैवलर, ठीक है। ही विजिटेड, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में केरला के बारे में लिखा। वास्को द गामा यहाँ आए थे। तो ये सारे अलग अलग लोग अलग अलग रीजन से आए थे यहाँ पे, और उनमें से कई लोग आकर यहाँ पे बस भी गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, जूडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। और यहाँ के जो फिशिंग नेट्स हैं उनको चाइनीज फिशिंग नेट्स की तरह है बिल्कुल, उन्हें चीना वाला बोला जाता है, उनके यूटेंसिल्स को चीना चट्टी बोला जाता है। तो जो चीन शब्द है ये माना जाता है कि चाइना से आया होगा। अब क्योंकि केरला का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ह्यूमिड है, तो उस वजह से यहाँ पे राइस की फार्मिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे जो लोगों का खाना है बेसिकली दे ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स मेनली, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और एक चीज़ हमने जो कॉमन देखी है, दोनों अरब कह रही हूँ, दोनों लद्दाख और केरला में डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन क्या है कि इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस जिसने इनके कल्चर को शेप आउट किया है। इसके बाद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हमने करी कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ है। एंड ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की थी, क्योंकि इन लोगों में तो इतने डिफरेंसेस है तो इन्हें तो डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड एंड रूल, बट दे फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि लोग हर कास्ट के, हर रिलीजन के, रिच और पुअर, नो मैटर व्हाट, मैन, वुमेन, एवरीबॉडी केम टुगेदर टू अपोज द ब्रिटिशर्स एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं दैट इंडियाज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज वेरी commendable and
he says that it is not something जो कि हमारे ऊपर से थोपा गया, but this is something that we hold within. So this is all about this chapter. There is nothing left in this chapter anymore. This was just it, and trust me, after this you are not going to read it. You are not going to need to read this, or not going to read any video after this, because this was all about it. Chapter 2 का भी video I will be posting very soon. Diversity and discrimination. This is also almost ready, तो ये भी हम करेंगे बाद में. अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, सी आई थिंक दैट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, नॉट इन अ सीरियस मैनर कि मतलब हम बिल्कुल बच्चों की तरह क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बट जस्ट टू नो कि ये पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि उस बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में से जो क्रक्स निकालना था हमने वो प्रॉपर निकाला है या नहीं निकाला. सो जस्ट रीड इट विद मी वंस. सी ड्रॉप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी. ये करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई लिस्ट नहीं चाहिए, बट हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे आसपास के फेस्टिवल्स हैं, ये तो पता ही है, ठीक है. विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज. तो थोड़ा ये पता होना चाहिए कि अलग अलग रीजनल और रिलीजियस कम्युनिटीज के फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं. That's it. Now, what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? तो दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन दैट यू शुड अटेम्प्ट कि हाँ भाई हम अलग बहुत ही रिच हेरिटेज है, बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो हमें क्या मिलता है. वी गेट टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, वी गेट टू लर्न अबाउट tolerance also, that it is okay if somebody is not matching things with you. It is not important कि सब लोग same हो, ठीक है. And third question is, do you think the term unity and diversity is an appropriate term? Of course it is, or if it is not, just think about it. These are very thoughtful questions. You should like try to attempt these ones. What do you think Nehru is trying to say about the Indian unity in one sentence quoted above his book? थोड़ा सा इसके बारे में just try to learn. Underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre, which according to you reflects the India's essential unity. If you want to do it, otherwise leave it. Choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there, and are these historical and geographical factors connected to each other and how? ये भी कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो अ फन स्टडी, बिकॉज पता तो होना ही चाहिए सारी जगहों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में. सो जस्ट डू इट वंस, एंड इफ यू वॉन्ट let me know. I will frame a good enough answer for these questions if you want. So just tell me in the comments. अगर notes का PDF चाहिए तो वो भी, और अगर ये चाहिए तो ये भी. I will make a PDF of these things and I will post it. So right now that's all I had for you in this chapter. We will meet in another video. तब तक के लिए this is all. Thank you so much. Just let me write a thank you for you. ठीक है. All right, learn it, do some good revision in the, just let me know. Signing off, bye.